नमस्कार सभी को। ठीक है ना? हाँ, कैसे सब? बढ़िया। हाँ, ठीक हो ना सब? देखो, अपनी जो व्याकरण की बातचीत हो रही थी ना, व्याकरण की ना, उसमें कल मैंने आपको व्याकरण का दूसरा अंग जिसको कहते हैं अपन शब्द विचार, क्या शब्द विचार, इसके बारे में अपन ने बेसिक बातचीत शुरू करी थी कि शब्द विचार क्या है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, उनके बारे में अपन ने बातचीत की थी, है ना। और मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में, देखो विचार करना है मतलब बातचीत करनी है, और बातचीत किसके बारे में करनी है, शब्द के बारे में, शब्द के बारे में बातचीत करनी है। तब मैंने आपको बताया था कि हाँ, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों की बात करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और कल मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। दूसरी बात मैंने कही थी कि उत्पत्ति के साथ साथ किसकी बात करेंगे, व्युत्पत्ति। किसकी? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार भी शब्दों के प्रकार हम पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति का मतलब होता है, मैंने कल बताया था, संरचना या फिर अपन कह सकते हैं बनावट। क्या कह सकते हैं? बनावट। इसके आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके आधार पे अपने पास जो शब्द आए थे वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? कितने प्रकार के? 3। और 3 प्रकार कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के थे। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि और क्या पढ़ेंगे, तो और पढ़ेंगे अपन अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द पढ़ेंगे, वो कितने प्रकार के होंगे। तो मैंने कल बताया था कि शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे। ये एक तो जिसका अर्थ होगा और एक जिसका अर्थ नहीं होगा। जिसका अर्थ होगा उसका नाम सार्थक और जिसका अर्थ नहीं होगा उसका नाम निरर्थक। तो अर्थ के आधार पे भी अपने पास 2 प्रकार के शब्द आए थे। और अंत में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे शब्द विचार में वो रहेगा हमारा विकार या रूप परिवर्तन। विकार या फिर रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। और इसके आधार पर मैंने बताया था कि विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होंगे। एक जिनमें विकार मतलब बदलाव। मैंने कल आपको बताया था विकार का मतलब क्या होगा, बदलाव। मतलब कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें हम बदलाव कर पाएंगे और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 प्रकार के थे, विकारी और अविकारी। कौन कौन से? विकारी जिनमें हम बदलाव कर पाएंगे और अविकारी जिनमें हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो अविकारी है, सॉरी विकारी है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के थे। और अविकारी जो थे, अविकारी भी कितने प्रकार के थे? 4। वो थे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इनकी बातों के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास शब्दों के बारे में 2 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। शब्द के बारे में 2 चीजें, क्या? एक तो इसकी संरचना की इकाइयां। किसकी इकाइयां? संरचना की इकाइयां। और एक इसके परिवर्तन की इकाइयां। किसकी इकाइयां? संरचना या परिवर्तन की इकाइयां। संरचना की इकाइयों की संख्या जो अपन से पूछेगा तो वो भी कल मैंने बताई थी कि 4 होती है। संरचना मतलब बनावट, कितने प्रकार से अपन शब्द बना सकते हैं, तो कितने? 4 प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से थे? मैंने बताया था संधि, समास, संधि से हम नया शब्द बना सकते हैं, समास से हम नया शब्द बना सकते हैं, उपसर्ग से हम नया शब्द बना सकते हैं, और अगला प्रत्यय से हम नया शब्द बना सकते हैं। इन 4 तरीकों से हम नया शब्द बना सकते हैं। और शब्द परिवर्तन की इकाइयां पूछे तो वो भी कितनी होती है? 4। ये मैंने कल आपको बताया था। उसमें मतलब 4 तरीके से हम शब्द में बदलाव या परिवर्तन कर सकते हैं। और वो 4 कौन कौन से थे? पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा
कारक और चौथा काल। ये हमने कल बात की थी, यहां तक की हमारी बात कल हुई थी। ये मैंने आपको सिर्फ परफॉर्मा बताया है कि शब्द विचार में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सभी पर, हर एक पहलू पर बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारी वार्तालाप होगी। हर एक पहलू पे को हम सरल से कठिन की ओर कितना आसानी से और कितना जो मतलब कह सकते हैं कितना सरल क्वेश्चन बन सकता है और कितना ऊपर तक मतलब कितना कठिन प्रश्न बन सकता है, इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। आज हम शुरू करेंगे उत्पत्ति के आधार पे जो शब्दों के प्रकार हैं। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे जो शब्दों के प्रकार है उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि सर नंबर 1 क्या उत्पत्ति या इसको अपन कह सकते हैं स्रोत के आधार पर शब्द। पहला तो प्रश्न यही बन जाता है कि सर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमारे शब्द हैं वो कितने प्रकार के होंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होंगे। तो आपको ध्यान रखना, सीधा प्रश्न देके पूछता है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अपने शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो हमें ध्यान रखना है कितने प्रकार के होंगे। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे जो शब्द हैं वो होंगे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होंगे। क्या याद रखना है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार का आपके साथ वो पूछेगा कि आप ये मत बताओ कि 5 प्रकार के होते हैं, आप ये मत बताओ कितने प्रकार के होते हैं, 5। हमें तो ये बताओ कि वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल, तो हम बता देंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वो 5 प्रकार कौन से होंगे। देखिए, पहला तत्सम शब्द। क्या होगा? तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा देशज शब्द। चौथा विदेशी शब्द। और 5वें की जब मैंने कल बात की थी तो आपको बताया था कि 5वां कौन सा होगा? 5वां होगा संकर शब्द। 5वां क्या होगा? संकर शब्द। ध्यान रखना है। देखो, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति का मतलब इनका जन्म कहां से हुआ, किस चीज से अपने को पता चला कि शब्दों के जो ये प्रकार है ये कहां से आए, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हमारे पास आते हैं? तो शब्द हमारे पास कितने प्रकार के? 5 प्रकार के आते हैं। और वो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? वो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? तो वो 5 प्रकार आपके सामने हैं। पहला होगा तत्सम शब्द, दूसरा होगा तद्भव शब्द, तीसरा होगा देशज शब्द, चौथा होगा विदेशी शब्द और 5वां होगा संकर शब्द। देखो, बेसिकली ध्यान रखना है कि संकर का अर्थ क्या होता है? संकर का अर्थ होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं, पर पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि जो छोटा प्रश्न बनता है वो किसमें से बनता है? यहां से, कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे आ सकता है? तो प्रश्न ऐसे आ सकता है, वो 4 ऑप्शन अपने को देगा और 3 तो इसमें से दे देगा और पूछेगा कि दिए गए शब्दों में कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रकार नहीं है। तो 3 इसमें से देगा और 1 वो कहीं दूसरी जगह से दे देगा, है ना। तो फिर अपना आंसर क्या हो जाएगा? जो दूसरी जगह से देगा। या फिर ऐसे हो सकता है, यूं पूछ ले कि दिए गए शब्दों में उत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार कौन सा है, तो फिर इनमें से कोई ना कोई 1 देगा और 3 कौन से देगा? दूसरे वाले। ये अपने को ध्यान रखना है। और अपना उत्तर, और देखो, जब भी अपन प्रश्नों का उत्तर देंगे, जब भी अपन क्या देंगे? प्रश्नों का उत्तर देंगे, तब अपने को यह ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। देखो, हमें क्या आता है वो हमें कभी भी एग्जामिनर को नहीं बताना है। वो अपने से क्या पूछना चाह रहा है ये उसको बताना है। अपने को कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी वो क्या पूछना चाह रहा है वो अपने को आना चाहिए। अब हम जो है एक एक के बारे में बातचीत करेंगे, है ना।
सबसे पहले यदि हम बात करें तो तत्सम शब्द है ना, और एक कौन से हैं, तद्भव शब्द। देखो मैं इनको एक साथ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हुए हैं। एक साथ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हुए। देखो अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस संसार में जगत जननी जो भाषा है, इस संसार में जगत जननी भाषा किसको कहते हैं, इस संसार में जगत जननी भाषा कहते हैं संस्कृत को। किसको कहते हैं, संस्कृत को क्या कहते हैं, जगत जननी भाषा। और जब मैंने आपको भाषा के बारे में बात बताई थी तब मैंने आपको कहा था कि संस्कृत के लिए मैंने एक शब्द यूज किया था, वो था मूल भाषा। कौन सी भाषा, मूल भाषा। मूल भाषा क्यों, क्योंकि सभी भाषाओं का जन्म कहीं ना कहीं किससे, संस्कृत से हुआ है, इसलिए इसने अपन ने क्या कहा इसको, मूल भाषा, या अपन इसको जगत जननी भाषा कहते हैं। वो संस्कृत में तो एक सूक्ति भी चलती है कि संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु जननी अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा इस संसार की सभी भाषाओं की क्या है, जननी अर्थात माता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है कि देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, शब्द। किसके बारे में बात कर रहे हैं, शब्द। हुआ क्या कि संस्कृत हमारी भाषा है और इससे शब्द कहां आते हैं, हिंदी, क्योंकि हम कहां के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे थे जो जैसे संस्कृत में थे, ऐसे कैसे कहां गए, हिंदी में। ऐसे कैसे कहां गए, हिंदी में। मतलब जब यहां से आए तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। और कौन आए, तो हमें पता है कौन आए, शब्द। कौन आए, शब्द। बताओ संस्कृत से हिंदी में क्यों आए, क्योंकि पहले तो संस्कृत ही थी। जब हिंदी संस्कृत से ही हिंदी बनी है तो इसके शब्द भी इसमें आए होंगे, है ना। तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे आए जो किसमें, हिंदी में आए, लेकिन इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो संस्कृत से कहां आते आते, हिंदी में आते आते उनके रूप में क्या हो गया, उनके रूप में परिवर्तन हो गया। रूप में क्या हो गया, परिवर्तन, अर्थात क्या हो गया, बदलाव। क्या हो गया, उनके रूप में परिवर्तन हो गया, अर्थात क्या हो गया, बदलाव हो गया। अब क्या है, यहां भी तो शब्द दिया है, यहां भी क्या है, शब्द दिया है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपके समझ में आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ जो शब्द थे वो संस्कृत से कहां आए, हिंदी में आए, लेकिन ये आए तो इनमें कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो संस्कृत से हिंदी में आते आते, कहां से आते आते, संस्कृत से हिंदी में आते आते उनके रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, अर्थात बदलाव हो गया। अब देखो जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ वो शब्द कहलाए, वो शब्द क्या कहलाए, तत्सम शब्द। वो शब्द क्या कहलाए, तत्सम शब्द। और जिनमें बदलाव हो गया वो कहलाए तद्भव शब्द। कौन से शब्द, देखो अगर हम तत्सम की देखें तो देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा विस्तार करता हूं इसका, तो देखो तत् धन सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, मतलब जैसा संस्कृत में था वैसा का वैसे ही कहा गया हिंदी में, तो वो क्या कहलाए, वो कहलाए तत्सम। और तद्भव की यदि मैं बात करता हूं तो इसका होता है तद धन भव। मतलब जैसी उत्पत्ति हुई थी उससे थोड़ा अलग, उससे थोड़ा अलग। उत्पत्ति संस्कृत में हुई थी, क्या हो गया, हिंदी में जाते जाते परिवर्तन हो गया, तो वो क्या कहलाए, तद्भव। समझ में आई कि नहीं आई बात। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, देखना। एक शब्द है प्रथम। कौन सा शब्द है, प्रथम। ये प्रथम शब्द है, ये प्रथम शब्द संस्कृत भाषा का है, संस्कृत में चलता है, अपन ने पढ़ा भी है, प्रथम अध्याय है ना, पढ़ा है ना प्रथम अध्याय। अब देखो अब क्या हुआ कि ये हिंदी में आया ऐसा का ऐसा ही, तो ये तो क्या है, तत्सम। और यही प्रथम शब्द हिंदी में आते आते क्या बन गया, हिंदी में आते आते पहला बन गया। क्या बन गया,
पहला बन गया। तो अब बताओ ये पहला क्या हो गया? ये पहला हो गया तद्भव। पहला क्या हो गया? तद्भव। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना बात समझ में? देखो एक और उदाहरण देखो आप। जैसे एक शब्द आता है अक्षी। क्या आता है? अक्षी। और इस अक्षी का हिंदी में अर्थ होता है क्या? आंख। क्या अर्थ होता है? क्या होता है? आंख। अब मेरे को बताओ कि संस्कृत में तो क्या था? अक्षी। और अक्षी का प्रयोग अपन हिंदी में भी करते हैं, मतलब ये हिंदी में आता है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये तो क्या हो गया? तत्सम। और ये अक्षी था और ये हिंदी में आते आते मान लो क्या बन गया? आंख बन गया। क्या बन गया? आंख। अब बताओ ये क्या हो गया? इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ। तो ये क्या बन गया? तद्भव। ये क्या बन गया? तद्भव। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब मैं इसकी परिभाषा आपको बता देता हूं। देखो परिभाषा की बात करें तो, क्योंकि फिर आप कहोगे कि सर आपने तो समझाया समझाया, आप परिभाषा तो बता नहीं रहे हो। लेकिन परिभाषा देखो, पहले नंबर पे किसकी बात करते हैं? तत्सम। तत्सम शब्द। देखो तत्सम शब्द की परिभाषा क्या बनती है कि मूल भाषा। कौन सी भाषा? मूल भाषा। और मूल भाषा का नाम लेते हैं आपके दिमाग में एक ही आनी चाहिए, कौन? संस्कृत। तो मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इससे और आपके अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या? कि मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के कहां प्रयुक्त होते हैं, कहां प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। देखो तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। और इसके अगर कुछ उदाहरणों की हम बात करें तो जैसे अक्षी हो गया, एक मातृ हो गया, कुब्ज हो गया। अक्षी हो गया, मातृ हो गया, कुब्ज हो गया। और देखो एक शब्द आता है दुग्ध हो गया। और एक और मैंने बताया था क्या हो गया? प्रथम आदि। देखो उदाहरण कितने ही है। यदि हमें टॉपिक का मूल रहस्य अगर पता है तो हम कितने भी उदाहरण सोल्व कर सकते हैं। यदि हमें टॉपिक का मूल रहस्य अगर पता है तो हम कितने भी उदाहरण सोल्व कर लेंगे, है ना? तो मैंने आपको ये बता दिए। अब हम बात करते हैं इसी के साथ किसकी? तद्भव की परिभाषा की। किसकी? तद्भव। देखो दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास तद्भव शब्द। कौन सा शब्द? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? तो देखो तो हम कहेंगे कि मूल भाषा के वे शब्द जो या मूल भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में आते हिंदी में आते रूप परिवर्तन हो गया। हिंदी में आते रूप परिवर्तन हो गया, उन्हें तद्भव
शब्द कहते हैं। उन्हें कौन सा कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी में आते आते क्या हो गया इनका? हिंदी में आते आते इनके रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उनको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें, देखो जैसे अक्षिता, अक्षिता हिंदी में आते आते क्या हो गया? आंख। हिंदी में आते आते क्या हो गया? आंख। मातृ, मातृ था, हिंदी में आते आते क्या हो गया? मां। हिंदी में आते आते क्या हो गया? मां। और बताओ कुब्ज, कुब्ज था और हिंदी में आते आते क्या हो गया? कुबड़ा। जानते हो ना कुब्ज, कुबड़ा है ना, जिसके कहते हैं जैसे ये पीछे ना, मान लो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऊंट देखा है, ऊंट की पीठ के ऊपर एक ऐसे कुब्ज बना रहता है, ऐसे बना रहता है ना, ऊंट की पीठ के ऊपर ऐसे बना रहता है कि नहीं बना रहता है? उसको कुबड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुबड़, है ना। तो वही क्या है? कुबड़ा। और देखो क्या, दुग्ध, ये दुग्ध हिंदी में आते आते क्या हो गया? दूध। क्या हो गया? दूध। और प्रथम हिंदी में आते आते क्या हो गया? पहला हो गया। क्या हो गया? पहला आदि। अब देखो उदाहरण बहुत सारे मैंने आपको बताया। यदि हमें मूल रहस्य अगर पता है ना टॉपिक का, तो अपन आराम से कितने ही उदाहरणों को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने रखा है। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये तो हो गई थी परिभाषा की बात, कैसे कैसे समझे सर क्या होता है। अब मैं आपको इसकी पहचान के बारे में, भाई तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। यदि हम उसको लिख सकते हैं क्या, देखो तत्सम व तद्भव में अंतर। तत्सम व तद्भव में क्या अंतर? देखो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। ये अपने को ध्यान रखना, अपन ने जो पहले पढ़ा है उसी से अपन ये सारी चीजें क्या करेंगे? बनाएंगे। देखो तत्सम और तद्भव में अंतर क्या है? अंतर का मतलब यही है कि पहचान करेंगे तो अंतर पता चलेगा, पहचान करेंगे तो क्या पता चलेगा? अंतर पता चलेगा। देखो पहली पहचान क्या करनी है? मैंने आपको बताया था संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के बारे में जानते हो? संयुक्त अक्षर मतलब डेढ़ वर्ण। कैसा वर्ण? डेढ़ वर्ण। जिसमें क्या होंगे? जिसमें दो तो क्या होंगे? दो व्यंजन होंगे और एक क्या होगा? स्वर। दो व्यंजन होंगे और एक क्या होगा? स्वर। और मैंने आपको संख्या भी बताई थी इनकी कितनी? 4। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या केवल हिंदी में अपन ने 4 मानी है, लेकिन ऐसे अनगिनत संयुक्त अक्षर है जिसमें क्या हो? दो व्यंजन हो और एक स्वर हो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि सर ये आप क्यों बता रहे हो संयुक्त अक्षर? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, संयुक्ताक्षर से बने अधिकांशतः मतलब ज्यादातर, है ना, अधिकांशतः शब्द तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। मतलब संयुक्त अक्षर जो है, संयुक्त अक्षर है, इस संयुक्त अक्षर के प्रयोग से अगर कोई भी शब्द बनेगा ना, तो संयुक्त अक्षर के प्रयोग से बनने वाले जो अधिकांश, जो ज्यादातर शब्द है वो क्या होंगे? वो अधिकांश शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। अधिकांश शब्द क्या होंगे? तत्सम। समझ गए बात, है ना। तो संयुक्त अक्षर अपने को किसी शब्द में अगर दिख रहा है तो ज्यादातर क्या होने की संभावना? उसकी तत्सम होने की संभावना है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको जब वर्णमाला में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था अनुनासिक। क्या बताया था? अनुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु। और ये चंद्रबिंदु क्या होता है? ये चंद्रबिंदु होता है अनुस्वार का तद्भव रूप। क्या होता है? अनुस्वार का तद्भव रूप। और इसको एक नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं विकसित स्वर के नाम से। किसके नाम से? विकसित स्वर।
मतलब इसका विकास किसने किया? इसका विकास हम हिंदी वालों ने किया। इसका विकास किसने किया? हिंदी वालों ने। भाई संस्कृत में अनुस्वार था और अनुस्वार का हमने क्या बनाया? अनुनासिक बनाया। मतलब किसने बनाया? हिंदी वालों ने। तो अब मेरे को बताओ, क्या इससे बनने वाले शब्द तत्सम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तत्सम हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ध्यान रखना कि अनुनासिक या विकसित स्वर के प्रयोग से बने शब्द सदैव तद्भव होंगे। सदैव क्या होंगे? तद्भव होंगे। समझ लेना कि जिसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जिसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है, आंख मूंद करके उस पर लगा देना कि वो कौन सा होगा? वो तद्भव होगा। वो कौन सा होगा? तद्भव। क्या देखना है? चंद्र बिंदु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं। अपन ने अनुनासिक की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, ये जो अनुनासिक है ना, इसका तत्सम रूप क्या होता है? अनुस्वार। इसका तत्सम रूप क्या होता है? अनुस्वार। तो क्या होता है? अनुस्वार। और अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है? मैंने आपको बता रखा है कि अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है, ये है ना। अब ये अनुस्वार क्या है? तद्भव रूप है। सॉरी, अनुस्वार क्या है? तत्सम रूप है। किसका? अनुनासिक का। किसका? अनुनासिक का तत्सम रूप है। मतलब ये किसका है? संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत। तो ध्यान रखना, अनुस्वार के प्रयोग से बने, अनुस्वार के प्रयोग से बने शब्द, अनुस्वार के प्रयोग से बने शब्द सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदैव क्या होंगे? सदैव तत्सम होंगे। सदैव कैसे होंगे? तत्सम होंगे। अनुस्वार के प्रयोग से बने जो शब्द है सदैव क्या होंगे? तत्सम होंगे। तत्सम क्यों होंगे? क्योंकि ये शब्द, ये जो चिन्ह ये काय का है? संस्कृत का है। आयोग हुआ है संस्कृत का है, तो इसके प्रयोग से बनने वाले सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। देखो, इसमें ही आगे मैं आपको बताता हूं। मैंने जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, हिंदी के अन्य वर्णों की जब हमने बात की थी, तो मैंने आपको दो वर्ण बताए थे। क्या? अड़े और अढ़े। क्या बताया था? अड़े और अढ़े। इनको क्या कहा जाता है? तो सर इनको कहा था अपन ने द्विगुणी। क्या कहा था? द्विगुणी। या इनको एक और नाम दिया था ताड़न जात, या एक और नाम दिया था उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त ये नाम दिया था, है ना। अब इनको क्यों लिखा? ध्यान रखना है, इनका जो है, इनको अपन ने क्या किया? इनको अपन ने खुद ने बनाया है। इनको अपन ने क्या किया? इनको विकसित व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन। ध्यान रखना। और विकसित मतलब अपन ने विकास इनका किया। अपने पास तो देखो क्या था? संस्कृत से आया डे और ढे था। डे और ढे था। अपन ने क्या बनाया? अपन ने ये ताड़नजात चिन्ह लगा के अड़े और अड़े बना दिया। तो ये काय के बन गए? हिंदी के। और विकसित है, इसलिए ध्यान रखना कि ताड़नजात, द्विगुणी या उत्क्षिप्त वर्णों के प्रयोग से, उत्क्षिप्त वर्णों के प्रयोग से बने शब्द सदैव क्या होंगे? बताओ, तत्सम होंगे कि तद्भव? तो तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव होंगे। ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो भाई संयुक्त अक्षर से बने अधिकांश शब्द क्या होंगे? तत्सम। अनुनासिक से बने क्या होंगे? सदैव तद्भव। अनुस्वार से बने सदैव क्या होंगे? तत्सम। और ये जो द्विगुणी व्यंजन है, ताड़नजात, उत्क्षिप्त है, इनके प्रयोग से बनने वाले शब्द भी क्या होंगे? तद्भव होंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। मतलब किसी में भी अगर ये द्विगुणी दिख जाए तो आंख मूंद करके क्या कर देना कि वो कौन सा है? तद्भव। क्या है वो? तद्भव। अनुस्वार दिख जाए तो आंख मूंद के कर देना क्या है? तत्सम। और अनुनासिक अगर दिख जाए तो इसमें भी आंख मूंद के कर देना क्या है? कि तद्भव। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। इसके एक दो और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब अपन ने वर्णमाला में मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे
तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने री के ऊपर आपसे गोला करवाया था। री के ऊपर मैंने आपसे क्या करवाया था, कितने हो गए, 5। री के ऊपर मैंने आपको क्या करवाया था, गोला करवाया था। और ये री क्या होती है, ये री तत्सम ध्वनि है। री क्या है, तत्सम ध्वनि। री क्या है, तत्सम ध्वनि। और मेरे को बताओ कि तत्सम ध्वनि है और उससे बनने वाले शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तत्सम ध्वनि के प्रयोग से बनने वाले शब्द क्या होंगे, तत्सम। तो ध्यान रखना, री के प्रयोग से बने शब्द भी तत्सम होंगे। कैसे होंगे, तत्सम होंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। री के प्रयोग से बने शब्द भी क्या होंगे, री के प्रयोग से बने शब्द भी क्या होंगे, तत्सम होंगे। ये भी बात अपने को ध्यान रखनी है। देखो, और एक चीज और जो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं। अधिकांश ऐसे शब्द जो लिखने में, पढ़ने में और दिखने में, लिखने में, पढ़ने में, दिखने और बोलने में जो अपने को कठिन लगे ना, कठिन प्रतीत होते, मतलब जब अपने को कठिन लगे, तो समझ जाना ज्यादातर वैसे शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। लेकिन हमेशा नहीं होंगे, ध्यान रखना, हमेशा नहीं होंगे। तो देखना क्या, ऐसे शब्द जो बोलने, पढ़ने व लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं, वे अधिकांश मतलब ज्यादातर, मतलब अधिकांश मतलब ज्यादातर तत्सम होंगे। कैसे होंगे, तत्सम होंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, सदैव नहीं, मतलब हमेशा नहीं होंगे। आप सोचोगे सर जो अपने को पढ़ने में कठिन लग रहा है तो वो क्या है, वो तत्सम होगा हमेशा, नहीं। एक हो सकता है अपने को पढ़ने ही नहीं आ रहा हो, तो फिर क्या है, वो तत्सम थोड़ी होगा आपके कहने से। तो ध्यान रखना, हमेशा नहीं होंगे। ये अपने को बात ध्यान रखनी है। ये हमारे तत्सम और तद्भव की बात क्या होती है, पूरी होती है ना। इसमें आपके कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पुराने प्रश्न पत्र जो अपने पास है उनको निकालने हैं, निकाल के अपने को देखने हैं कहाँ ये क्या हो रहा है। और आपने, मैंने जो नियम बताए हैं आप इनको लगा के देखना, आपका लगभग 90 या 95% आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर 5% कहाँ गया, तो 5% अपने को अपना एफर्ट भी लगाना है, अपना दिमाग भी लगाना है ना, तब जाके पूरा 100% होगा। क्योंकि 100% मैं भी नहीं दे सकता, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, लेकिन क्या है कि 100% पूरा मैं भी नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि समय की भी सीमाएं होती है ना, सब चीजें। और अपने सीटी और सीटी वगैरह के पेपर भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। अब देखो, अब हम कितने प्रकार पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे हम कितने प्रकार पढ़ चुके हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पे हमने तत्सम पढ़ लिया, बिल्कुल, तद्भव पढ़ लिया, बिल्कुल। अब आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा प्रकार है, वो कौन सा, देशज शब्द। ये देशज शब्द बहुत अच्छा है ना। देखो कैसे, हाँ, नंबर 3, देशज। कौन सा शब्द, देशज। आप इस शब्द को देखकर ही आप इसका अंदाजा लगा लोगे, ये बहुत इजी है। और जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने आपको कितनी बार ये बात बोली है, कितनी वीडियो में बोल चुका हूं कि हिंदी में किसी शब्द की परिभाषा या उसके बारे में जानना है तो उसकी शक्ल देखो। हिंदी का हर शब्द अपनी परिभाषा क्या करता है, खुद बयां करता है। क्या है, देशज। देखो, इसमें 2 शब्द हैं, कितने, 2। एक तो कौन सा, देश, और दूसरा क्या है, जय। और हम जानते हैं कि जय का मतलब क्या होता है, जय का मतलब होता है जन्म लेना। जय का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। कहां, देश। देश मतलब अपने देश में,
मतलब अपने देश में जन्म लेने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? देशज। अपने देश में जन्म लेने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? देशज। जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत देश है, मान लो मान लेना ऐसा हमारा भारत है ना, पूरा नहीं आ रहा है पर फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है। अब हमारा भारत है, हमारे भारत में जैसे यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में एक भाषा बोली जाती है, कौन सी? राजस्थानी। राजस्थान में एक भाषा बोली जाती है राजस्थानी। इधर पंजाब है, पंजाब में एक भाषा बोली जाती है पंजाबी, है ना। उसके बाद में इधर तमिलनाडु है, केरल है, कन्नड़ है, यहाँ पे ये बोली जाती है ना। और भी जो बहुत सारे हरियाणा है वहां पे हरियाणवी बोली जाती है। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि ये जो भाषाएं हैं, ये जो कौन सी भाषाएं, ये क्या छोटे से क्षेत्र में बोली जा रही है, छोटे से काय में बोली जा रही है? क्षेत्र में। और जब छोटा क्षेत्र होता है ना, इस छोटे क्षेत्र को हम एक नाम से जानते हैं, इस छोटे क्षेत्र को हम कहते हैं अंचल। क्या कहते हैं? अंचल। क्या कहते हैं? अंचल। मतलब एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा अर्थात आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो किसके? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। देखो पंजाबी क्यों बोली जाती है वहां पता है? क्योंकि वहां पर जो पंजाब में पंजाबी लोगों की संख्या ज्यादा है। हरियाणवी हरियाणा में क्यों बोली जाती है? क्योंकि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो क्षेत्र है उसका बाहुल्य है। राजस्थान में राजस्थानी क्यों बोली जाती है? क्योंकि वहां पर राजस्थानी लोगों का बाहुल्य। मतलब आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव, किसके प्रभाव के? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कहां गए? हिंदी में प्रयुक्त हो गए, उनको क्या कहा जाता है? उनको देशज शब्द कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। देखो अभी मैं इसके उदाहरण बताऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। पहले अपन इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि किसे कहेंगे। तो देखिए, तो हम लिखेंगे आंचलिक भाषाओं के वे शब्द, आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो किसके कारण? क्षेत्रीय प्रभाव। किसके कारण? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त हुए, हिंदी में प्रयुक्त हुए, वो क्या कहलाए? वो कहलाए देशज शब्द। मतलब आंचलिक भाषाओं के मतलब छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के जो शब्द हैं, किसके कारण? जो शब्द हैं वो कहा? हिंदी में प्रयुक्त हुए क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, वो क्या कहलाए? वो कहलाए हमारे देशज शब्द। जैसे आपने सुना होगा, आपने उदाहरण सुना होगा। देखो अपन बोलते हैं कुदाली। क्या बोलते हैं? कुदाली। कुदाली सुना होगा आपने, कुदाली। एक और शब्द हम बोलते हैं फावड़ा। क्या बोलते हैं? फावड़ा। एक और हम बोलते हैं तगारी। क्या बोलते हैं? देखो अपन शब्द लिखते हैं क्या? कुदाली। क्या? कुदाली। अपन फावड़ा, फावड़ा लिखते हैं ना, फावड़ा। और अपन क्या कहते हैं? तगारी। ये शब्द क्या है? देशज है। अपन ने अपनी मर्जी के हिसाब से अपन ने बनाया है ना। जैसे अपन एक और लिखते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा खटिया। क्या लिखते हैं? खटिया। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? एक शब्द आता है गड़बड़। क्या बोलते हैं? गड़बड़। ये शब्द क्या है? देशज शब्द। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको अपनी किसके? अपनी इच्छा के अनुसार, अपने जैसे काम आते के वैसे अपन ने इनको बना लिया। और क्या है? देखो और शब्द आते हैं, एक और आता है हड़बड़ाहट। हड़बड़ाहट शब्द भी आपने सुना है। एक शब्द आता है उठपटांग। आपने सुना होगा क्या? उठपटांग शब्द आपने सुना होगा। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है देशज। ये शब्द कौन से है? ये शब्द हमारे कौन से कहलाए? ये शब्द हमारे देशज कहलाए। ये अपने को एक और अपन कहते हैं, जैसे मटकी होती है ना, मटकी। मटकी को क्या बोलते हैं? कभी कभी मातनी बोलते हैं ना। मटकी को क्या बोलते हैं? मातनी बोल देते हैं ना, मातनी। ये वाले शब्द अपने को ध्यान रखने हैं। ये हमारे कौन सी भाषा के कौन से शब्द है? ये हमारे देशज शब्द होते हैं। ये कौन से शब्द है? देशज। तो आज अपन ने तत्सम के बारे में पढ़ लिया, तद्भव के बारे में पढ़ लिया,
और कौन से देशी शब्दों के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे उत्पत्ति के आधार पे दो शब्द बचते हैं, विदेशी और संकर शब्द, जिनके बारे में हम कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और अपने को ध्यान रखना है। साथ ही अपने को अपनी तैयारी को जारी रखना है। हमारे जो पेपर हैं वो हमारे सामने हैं और मैंने सुना है कि हमारी जो बहुत सारी परीक्षाएं हमारे सामने आने वाली है। जैसे हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग में भी वैकेंसी आई है, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी क्या आई है, वैकेंसी आई है। और उसके अलावा और भी मैं आपको आपके सामने एक सूचना लेकर आऊंगा कि क्या क्या कौन कौन सी वैकेंसियां हैं और सीईटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक अपने को अपनी तैयारी जारी रखनी है, देखते रहना है। और वापस से मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को एकदम निरंतर जारी रखिए। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।